मेरी नई नई शादी हुई थी। एक दिन मेरे सर में काफी दर्द था, मैं ऑफिस से जल्दी घर लौट आया। बस फिर क्या था, आंखों ने वो मंजर देखा जो बताते हुए मुझे शर्म आती है। मेरा दिल दहल गया, पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट टाइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कमल का नॉवेल लेकर आप लोगों के लिए, जो कि एक कंप्लीट नॉवेल है, छोटा सा मैं और मेरी पर्दे वाली। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैं 7वीं जमात का तालिब इल्म था। एक दिन बड़े अब्बू के घर गया तो आप ही मुझे देख चेहरे पर दुपट्टा डालकर नकाब करने लगी। मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर मुझे बड़ी अम्मी ने बताया कि आप ही ने पर्दा करना शुरू कर दिया है। मैंने ये सुन खूब हंसना शुरू कर दिया। फिर तो समझे, मैं हर वक्त बस आप ही को तंग करता रहता। वो बेचारी मुझसे मुंह छुपाती फिरती। अइता, आप ही तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा है। ये मेरा हर वक्त का तकिया कलाम था। मुझे यकीन माने बड़ा मजा आता था इन्हें झांक झांक कर देख कर तंग करने में। हमारे घर भी एक ही गली में थे, तो मैं जब चाहता मुंह उठाए चला आता। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। पर्दे से पहले तो मैं अक्सर आप ही से ही अपने दिल की हर बात शेयर करता। बचपन में उनकी गोद में सर रखकर सो भी जाया करता था, इसलिए मैं उनसे काफी फ्री था। एक बार लाइट गई हुई थी और शदीद गर्मी का मौसम था। आप ही कपड़े सिलाई कर रही थी। मैं भी तंग करने की नीयत से बिल्कुल उनके सामने बैठ गया। गर्मी इस कदर शदीद थी, मुझे लगा आज तो कुछ बोलेंगी। कम से कम यही के सामने से हट जाओ, मुझे भी गर्मी लग रही है। पर जवान की बच्ची इस गर्मी में मुंह को दुपट्टे से कवर करे ऐसे कपड़े सिलाई कर रही थी, जैसे मानो इन्हें कोई गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा हो। आखिरकार मैं थक कर उठकर बाहर चला गया। आप ही की शादी हुई तो मैं उनका शरारा संभाल कर उन्हें दूल्हे की कार में बिठाकर रुखसत किया। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही आप ही के औलाद हो गई और लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़े कि बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी ने उन्हें घर पर रोक लिया। इन्हें गुमान था कि शायद उससे मामलात हल हो जाएं। मैं इस दौरान पढ़ाई करने बाहर मुल्क चला गया। मैं जब वहां से लौटा तो मुझे बताया गया कि आपी के शौहरे नामदार ने दूसरी शादी कर ली, जिसके चक्कर में वो आपी पर अक्सर तशद्दुद किया करता था। उसे पर्दे वाली कभी पसंद थी ही नहीं। घर वालों ने जबरदस्ती करवाई थी ये शादी। ये जानकर मेरा खून खौल गया। मुझे समझ नहीं आता, जब लड़के को लड़की पसंद ही नहीं होती तो फिर घर वाले क्यों जबरदस्ती करके एक बेचारी लड़की की जिंदगी तबाह कर देते हैं। लड़का तो दूसरी शादी करके आराम से बैठ जाता है, बेचारी लड़की रुलती रहती है। मैं आप ही से मिलने गया, वो इन सालों में काफी तब्दील हो गई थी, लेकिन पर्दा अभी भी कायम था। जब उनका पर्दा कायम था तो मैं अपनी तंग करने की रिवायत कैसे तोड़ सकता था। मैंने फिर झांकते हुए कहा, आपी, तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा है। मैं मुस्कुराते हुए कह रहा था, जिसके जवाब में आज उनके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कुराहट, खूबसूरत मुस्कान नहीं थी जो मुझे उनकी आंखों में झलकती दिखाई देती थी। उनकी आंखें तो फकत खामोश थीं, वीरान उदासी ही उदासी भरी थी उनमें। मैं बड़े अब्बू के ऑफिस में ही जॉब पर लग गया, इसलिए अक्सर मेरा उनके घर रात को कयाम हो जाता था। तब आप ही के कमरे से रोने की आवाजें सुनाई देती थी, जिन्हें सुनकर मेरा दिल तड़प उठता था। कुछ माह गुजरने के बाद ही मुझे अपनी एक ऑफिस की कुलीग से मोहब्बत हो गई। मैंने वक्त जाया ना किया और शादी का पैगाम भिजवा दिया। मेरी शादी हया से हो गई। मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान तस्वुर कर रहा था कि जिसे मैंने चाहा वही मेरी दुल्हन बनी। लेकिन मेरी ये खुशगुमानी ज्यादा अरसे ना रही। एक रात मैंने हया को किसी से फोन पर बातें करते सुना। वो किसी लड़के से बातें कर रही थी। मेरे पूछने पर कहने लगी कि उसकी सहेली का मंगेतर है, दोनों की लड़ाई हो गई है, बस उनकी सुलह कराने के लिए उसकी मंगेतर से बात कर रही है। पर झूठ के पाँव नहीं होते ना, शायद वो ये भूल गई थी। मेरे वालिदैन मेरी बड़ी बहन से मिलने यूएसए चले गए थे 1 माह के लिए। एक दिन मेरे सर में काफी दर्द था तो मैं ऑफिस से जल्दी घर लौट आया। बस फिर क्या था, आंखों ने वो मंजर देखा जो बताते हुए मुझे हया आ जाए। पर जिसका नाम ही हया था, उसे क्यों ना आई। मैं बस ये समझने से कासिर था। इस लम्हा दिल खून के आंसू रोया। मैंने इसे फौरन तलाक देकर फारिग कर डाला। 3 माह गुजर गए लेकिन मेरा दुख कम ना हुआ। एक रोज मैं ऐसे ही लाइब्रेरी में बैठा किताबें पढ़ रहा था, अचानक एक किताब में से आप ही की पुरानी मुस्कुराती हुई तस्वीर निकल आई। उनका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था, रंगत दूधिया, खुले बाल। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि एक दो लम्हों के लिए
तो बस मैं तकता सा रह गया। शायद पहली बार मैं उन्हें एक लड़की की नज़र से देख रहा था। बहुत प्यारी लग रही हैं ये तो, मुँह से बेसाख्ता तारीफ़ी कलमे अदा हो गए थे, जिसे उनके कानों ने सुन लिया। मुझे वाक़ई खबर नहीं वो कब वहाँ आईं। "क्या है तुम्हारे हाथ में?" आपी ने मुझे देखकर पूछा तो मेरे चेहरे पर 3 माह बाद पहली बार मुस्कुराहट बिखर आई। आज दिल में शदीद ख्वाहिश उठी कि उन्हें फिर से तंग करूं। फिर क्या था, अचानक एक झलक तस्वीर की दिखाकर मैंने तेजी से दौड़ लगा दी। वो काफी पतली दुबली और फुर्तीली थी। 2 मिनट भी ना लगाए थे इन्होंने मेरा रास्ता ब्लॉक करने में। मेरे पास जब भागने का कोई रास्ता ना था तो मैंने आप ही की तस्वीर अपनी कमर के पीछे कर ली। वो बेचारी एक हाथ से चेहरे पर दुपट्टा ढके, दूसरा हाथ मेरे आगे फैलाते हुए तस्वीर वापस मांगने लगी। मैं पीछे कदम लेने लगा। मैं नहीं देने वाला नजमा, मैंने शरारत भरी नजरों से उन्हें देख कर कहा। मैंने महसूस नहीं किया, लेकिन ये जिंदगी में पहली बार था जो आप ही की जगह मेरे मुंह से नाम निकला था। लेकिन नजमा को ये बात फौरन महसूस हुई। वो हैरत से मेरा चेहरा तकते हुए, अगर मैंने गलत नहीं सुना तो अली तुमने अभी मेरा नाम लिया? वो फटी फटी नजरों से मुझे देखकर पूछने लगी। उनके पूछते ही मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैंने पहली बार उन्हें उनके नाम से पुकारा है। अली, अब मजाक ज्यादा हो रहा है, मेरी तस्वीर वापस करो। वो कहते हुए मेरी जानिब एक कदम बढ़ी तो मैं पीछे बुक शेल्फ से जा टकराया। ऊपर रखी कुछ बेतरतीब किताबें हम दोनों पर आकर जोर से गिरी। इस एक लम्हे जब किताबें उनके सर पर गिरी तो उनके चेहरे से नकाब हट गया। अल्लाह, इतना नूर! मेरी आंखें देख अश अश कर उठी। मैं बचपन से झूठ कहता था उनसे कि मुझे उनका चेहरा नकाब में भी नजर आता है। अगर मुझे वाक़ई आता तो मैं कभी हया से शादी करता ही नहीं। मैं बस अपना सर पकड़कर उन्हें टुकटुकी बाँधकर देख रहा था। इतनी भारी किताबें सर पर गिरी थी पर मुझे मजाल है कोई तकलीफ़ महसूस हुई हो। उन्होंने बड़ी फुर्ती से मेरे हाथ से तस्वीर छीनी और बाहर की जानिब भाग गईं। मैं बस इस लम्हे की याद में ही कैद होकर रह गया, जब उनका नकाब हटा था। अब मैंने ठान ली थी कि आप ही उप्स! सॉरी, नज़्मा को अपनी दुल्हन बनाना है। मैं हर वक़्त नज़्मा के ही घर रहने लगा। मुझे सुकून मिलता था उन्हें तंग करके। 6 माह शादी प्लस 3 माह गम इज़ इक्वल टू 9 माह। तो उन 9 माह की कसर मैंने चंद दिनों में ही निकालने की मानो ठान ली थी। मैं अब नाम लेकर मुखातिब करता था। एक बार एक एक बार टेबल पर रखा पानी का गिलास भी चाहिए हो तो नज़्मा, पानी लाना प्लीज़ कहकर पूरे घर में शोर मचाता। सबने महसूस करना शुरू कर दिया था तो फिर वो कैसे ना करती कि मेरा अंदाज़े गुफ्तगू काफ़ी बदल गया था। खाने की टेबल पर बिल्कुल आप जानकर उनके सामने बैठता। उन्हें तंग करने की नीयत से वो काफ़ी सब्र वाला नेचर रखती थी। इससे अच्छी तरह वाक़फ़ियत रखता था मैं। तभी मुझे पता था कि कितना भी तंग कर लूँ मुँह से एक हुर्फ़ अदा ना करेंगी। पर एक दिन आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और वो गुस्से में आ ही गईं। एक दिन मैं किचन में उनका पीछा करता हुआ जा पहुँचा। वो फ्रिज से कुछ निकाल रही थी। मुझे वाक़ई ख़बर नहीं थी कि वो मेरी मौजूदगी से बेख़बर हैं और चेहरे पर नकाब नहीं डाला हुआ। मैं अपनी आदत से मजबूर उन्हें झाँकते हुए बोला, "नज़्मा, आपका चेहरा मुझे नज़र आ रहा है।" मैं शौक़ी से बोलता-बोलता ख़ामोश हुआ, ये देख के कि वाक़ई मुझे उनका नूरी चेहरा नज़र आ गया था। वो चौंक कर पीछे हटीं। मैं उन्हें डराना नहीं चाहता था, मैं खुद भी शर्मिंदा सा हो गया। अली, हर चीज़ की एक हद होती है। भूल गए हो क्या, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, आप ही बोलते हो तुम मुझे। उन्होंने अपने दुपट्टे से चेहरा कवर कर गुस्से से भपक कर मुझे देख कर कहा। यकीन करें, पहली बार उन्हें इस कदर गुस्से में देखा था। मैं जानता था ये गुस्सा मेरे तंग करने पर नहीं, मेरी नज़रों के बदल जाने पर है, जो वो जानकर भी अनजान बन रही हैं। इतने दिनों से उनकी गुस्सीली आवाज़ सुन मेरा पूरा वजूद लरज़ गया था। हाथ-पाँव ठंडे पड़ने लगे मेरे। माथे पर पसीना भी आने लगा था, अजीब-सी कैफ़ियत में मुब्तला हो गया था। मैं सिर्फ़ उनकी रोबदार आवाज़ और गुस्सीली नज़रें देख पर फिर मैंने हिम्मत की, क्योंकि मुझे शादी करनी थी और मैं अपने फ़ैसले को लेकर निहायत संजीदा था। मैंने बहुत हिम्मत करके उनकी आँखों में झाँकते हुए पूछा, अगर मेरी बड़ी बहन हो तो फिर मुझसे ये पर्दा क्यों? मेरा सवाल सुन वो बुरी तरह चौंकी। मैंने आज उन्हें हमारे असल रिश्ते से तारुफ़ कराया, जिस नज़र से मैं उन्हें देखने लगा था। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी अली। वो निहायत कमगो थीं। वो मफ़ाहिमाना अंदाज़ में कहकर मुझे शिकवे भरी निगाह से देख जाने लगीं।
میرے دل کو ان کے کہے الفاظ چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس میں کیا غلط ہے؟ میں سرد لہجے میں بولنے لگا۔ مجھے نہیں خبر یہ ہمت مجھ میں کہاں سے آئی اچانک، پر میں نے صاف الفاظ میں حال دن بیان کر دیا۔ وہ یہ سن غصے سے پلٹیں۔ میں شادی شدہ ہوں، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ ان کا خود کو شادی شدہ کہنا مجھے کانٹوں پر لوٹا گیا تھا۔ دل میں تو بہت کچھ تھا کہنے کے لیے، پر میں نے جذبات و غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ شوہر تو عورت کا محافظ ہوتا ہے، ایک نامحرم کے آپ کی جانب قدم بڑھ رہے ہیں، کہاں ہیں وہ اس وقت؟ آپ کس خوشگمانی میں جیتی ہیں؟ میں سمجھ نہیں پاتا، کیسے بول پاتی ہیں اس خبیث شخص کو اپنا شوہر، جو آپ کو زندہ لاش بنا کر اپنی زندگی میں بدمست ہے؟ میں آپ کو اس بے معنی رشتے سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ مجھے اجازت دیں میں طلاق کروا دوں آپ کی، میں نے نہایت محبت سے کہا۔ میری بات سن ان کی آنکھیں آنسو سے بھر آئیں۔ مجھے لگا اس لمحے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش آ گئی، مانو جینے کی کوئی امنگ جاگی ہو پھر سے۔ پھر کیا تھا اگلا قدم؟ میرا اپنے والدین سے بات کرنا تھا۔ مجھے خبر تھی سخت مخالفت ملے گی اس رشتے کی، مگر میں ڈٹ گیا۔ شادی تو نجمہ سے ہی کروں گا۔ میں نے معاشرے کی پرواہ ذرا بھی نہ کی، کیونکہ اس معاشرے کے دوغلے لوگوں اور ان کی باتوں سے میں اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نجمہ کی منگنی جب اس خبیث لڑکے سے ہوئی تو ہر وقت بس اس کی تعریف کے قصیدے سناتے رہتے تھے۔ پھر جب نجمہ کو اس کے شوہر نے مارا تو یہی لوگ ہمارے گھر میں بیٹھ کر اس کے شوہر کی برائی کرتے ہوئے کہتے، ہم نے تو بہت سمجھایا تھا، منع بھی کیا تھا اس رشتے کے لیے، پر سنتا کون ہے ہماری بات؟ آج کل تو سب اپنی اپنی چلاتے ہیں۔ دیکھا اب کیسے گھر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ اور پھر انہی لوگوں کو بڑا خوش ہو کر میں نے اس خبیث شخص کی دوسری شادی کی مٹھائی کھاتے دیکھا۔ سب کو نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ میں صرف ترس کھا رہا ہوں نجمہ پر۔ شاید وہ بھی یہی سمجھتی تھی۔ ایک بار میں صوفے پر بیٹھ کر کام کر رہا تھا کہ وہ خود آ کر پانی کا گلاس اور ایک پرچی رکھ کر چلے گئیں۔ میں نے سارے کام چھوڑ پہلے پرچی پڑھی۔ اس میں لکھا تھا کہ نظر ثانی کرو اپنے فیصلے پر۔ میں عمر میں تم سے بڑی ہوں، ساتھ ساتھ ایک بچے کی ماں ہوں۔ مجھ پر ترس کھا کر اپنی زندگی تباہ نہ کرو۔ میں ان مردوں میں سے تھا جس نے عورت کی بے وفائی کا مزہ چکھا تھا۔ عورت ذات پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا میرا، مگر جب میری نظر نجمہ پر پڑتی تھی تو مجھے اس کی پاک دامنی مجبور کرتی تھی یہ ماننے کے لیے کہ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دودھ کا جلا تو چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں نجمہ کی پاک دامنی کا خود بہت بڑا گواہ تھا۔ تو اس سے اچھی لڑکی کون مل سکتی تھی مجھے جیون ساتھی کے طور پر یہ بات کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ پر میں اپنے نام کا علی تھا، سب کی مخالفت کے باوجود بڑے ابو کو لے کر نجمہ کی طلاق مانگنے پہنچ گیا اس گھٹیا شخص کے پاس۔ یقین مانے میں گالیاں نہیں بکتا، ورنہ بہت اچھے اچھے القابات سے نواز کر آپ کو اس گھٹیا شخص کی شخصیت سے تعارف کراتا۔ اس جیسا بے حس شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اتنی آرام سے ہمارے کہتے ہی طلاق دے ڈالی جیسے کوئی بوجھ ہو جو اتارنے کے لیے کب سے تیار بیٹھا ہوا تھا۔ طلاق والی رات میں آپ جان کر کام کے بہانے بڑے ابو کے گھر ہی رکا۔ مجھے پتا تھا آج کی رات اس بیچاری کے لیے بہت بھاری ہے۔ اس کے کمرے سے آج بہت سالوں بعد بری طرح چیخ چیخ کر رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا دل اس کی تکلیف دیکھ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ میں نے واپسی کی آج اس کی آخری امید بھی ختم کر دی تھی۔ یہ غلطی اس کی نہیں، ہمارے معاشرے کی ہے جو اس بیچاری کو اتنے سالوں تک اس جھوٹی امید میں رکھا کہ تم دعا کرو خدا تیرے شوہر کے دل میں رحم ڈال دے، دیکھنا ایک دن وہ آ کر تجھے واپس لے جائے گا، تجھے تیرا بچہ بھی ملے گا اور تیرا شوہر بھی۔ ایسے ہی نہ جانے کتنے جملے میں رشتہ دار خواتین کو نجمہ کو دلاسے دیتے ہوئے کہتا سنتا رہتا تھا۔ اب تو مجھے منہ زبانی رٹ گئے تھے۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب نجمہ میرے کمرے میں میری دلہن بنی بیٹھی تھی۔ آج پھر سے میں نے خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب مرد تصور کرا تھا۔ میں نے اوروں کی طرح گھونگھٹ نہیں اٹھایا، بلکہ اپنی ریت برقرار رکھتے ہوئے اس کے گھونگھٹ میں اپنا چہرہ ڈال شوقی سے کہا، نجمہ مجھے آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن آج اتنے سالوں بعد جواباً ان کے خوبصورت و نورانی چہرے پر وہی پیاری سی مسکان تھی جو نہ جانے اتنے سالوں کہاں کھو گئی تھی۔ میرا دل اس لمحے مسرت سے لبریز ہوا۔ پھر گھونگھٹ اٹھا کر میں نے اپنی خوبصورت دلہن کی پیشانی سے اپنی پیشانی جوڑ کر کہا، میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی پاک دامن عورت سے نوازا۔ نجمہ کی آنکھیں میرا شکر خدا سن کر بھر آئیں۔ میں نے اس کے موتی جیسے آنسو صاف کیے فوراً۔ میں بہت خوش رہنے لگا تھا، اتنا کہ شاید الفاظوں میں بیان بھی نہ کر سکوں۔
मैं ऑफिस में बैठकर बिना बात के मुस्कुराने लग जाता था। मैं अक्सर उसकी गोद में लेटकर घंटों उससे बातें करता, लेकिन परेशानी ये थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। 100 सवाल करो तो 99 का जवाब सिर्फ़ होता। मुझे अब ख्वाहिश होने लगी कि वो भी मुझसे अपने दिल की बातें करे, जैसे मैं करता हूँ उससे। कुछ माह बाद मेरी बड़ी बहन अपने 4 साला बेटे के साथ हमारे घर रहने आई। उसका बेटा नज़्मा के बेटे की हम उम्र था। एक रोज़ मैंने गार्डन में नज़्मा को अपने भांजे के साथ खेलते हुए देखा। इस वक़्त मुझे उसका खिलता हुआ चेहरा देख महसूस हुआ कि वो क्या चीज़ है जो उसे दिली खुशी देती है। मैं नज़्मा को दिलो-जान से चाहने लगा था, मैं आरज़ू रखने लगा कि जो मोहब्बत मेरी आँखों में है, इसके लिए वो उसकी आँखों में भी कभी तो देखूँ अपने लिए। मैंने अपने वालिदैन से बात की, जवाब हर बात की तरह मुखालफत में ही आया था, जिसका मुझे पहले ही इल्म था। पर मैं हूँ ज़िद्दी मिज़ाजी मिज़ाजी तो मैं उस मुझ में कूट-कूट कर भरी है। जब मैंने इरादा कर लिया कि मुझे अपनी नज़्मा को दुनिया की हर खुशी देनी है, तो अब कोई माई का लाल मेरा इरादा नहीं बदल सकता। एक दिन मैं उसे पिकनिक पर ले जाने का कहकर गाड़ी में बिठाकर अपने साथ बच्चों के स्कूल के दरवाजे पर ले आया। वो हैरत से मुझे देखने लगी। क्या? मैं अनजान बनने की अदाकारी करने लगा, जैसे मुझे पता ना हो कि इस स्कूल में हारिस, नज़्मा का 3 साल का बेटा मोंटेसरी में पढ़ता हो। ये तो हारिस का, वो रूहान सा आवाज़ में बोलते-बोलते रुकी। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं हारिस से नहीं मिलना चाहती। बड़ी मुश्किल से तो इस दिल को मारा है मैंने। फिर इसकी उम्मीदें मत जगाओ। उसे अगर आज देख लिया तो फिर मेरी सोई हुई ममता जाग उठेगी। मुझे इस अज़ियत में दोबारा मत डालो। मैं इस बार नहीं सह सकूँगी इसकी जुदाई। नज़्मा की आँखें झर-झर मोती बरसाने लगी। मेरी जान, कौन कमबख्त तुम्हें अज़ियत देने लाया है यहाँ? मैंने वकील से बात कर ली है, मैं हारिस की कस्टडी कोर्ट के ज़रिए ले रहा हूँ। मैंने बहुत प्यार से उसे देखकर कहा, उसकी आँखें मुझे बेयकीनी से देख रही थी। वाक़ई? पर अम्मी-अब्बू, वो हिचकिचा रही थी। मैंने उनसे बात कर ली है। मैंने इत्मीनान बख्श जवाब दिया। वो अलग बात है, बात करने के बावजूद वो राज़ी ना हुए किसी दूसरे आदमी का बच्चा लेकर पालने पर। उनका मशवरा यही था कि अभी 1-2 साल रुक जाओ, खुदा तुम्हें खैर से औलाद दे, उसे पाल लेना। नज़्मा भी दूसरे बच्चे में लगकर हारिस के गम को भूल जाएगी। लेकिन मुझे यकीन है जब हारिस घर आ जाएगा तो वो अपनी मासूमियत से सबके दिल खुद ही जीत लेगा। और रही बात मेरी, तो मुझे सिर्फ़ इतना पता है कि महबूब की चीज़ों से भी आशिक को उल्फ़त कमाल की होती है। वो तो फिर मेरी नज़्मा के वजूद का हिस्सा है। नज़्मा हारिस के आते ही गाड़ी से उतरकर बेताबी से इसे गोद में उठाकर चूमने लगी। उसे सीने से लगाकर ज़ारो-कतार रोने लगी। वहाँ स्कूल के पास मौजूद तमाम लोगों की निगाह का मरकज़ हम ही बने हुए थे। पर नज़्मा को इस बात से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। टॉफ़ी वाले अंकल, हारिस मुझे देख बेसाख्ता अपनी तोतली ज़बान में बोला। असल में 1 हफ़्ते से मैं रोज़ हारिस के लिए टॉफ़ियाँ लेकर आता था। काफ़ी अच्छी-ख़ासी दोस्ती हो गई थी हमारी। अंकल नहीं, डैड हूँ आपका, मैंने उसके सर पर सहलाते हुए कहा। मेरे कहते ही नज़्मा मुझे मोहब्बत व एहसान भरी निगाहों से तकने लगी। आज इसकी आँखों में वही प्यारी-सी मुस्कान थी जो इस पुरानी तस्वीर में थी। उसकी आँखों की उल्फ़त बता रही थी कि आज मैंने उसका दिल जीत लिया। पर मेरे कान इसके मुँह से सुनना चाहते थे ये अल्फ़ाज़। नज़्मा बहुत मोहब्बत व उल्फ़त भरी नज़रों से अली के चेहरे पर झुककर प्यार से इसका गाल सहलाने ही लगी थी कि इसके हाथों के लम्स से अली चौंक कर उठा। ऐसे क्यों देख रही हो? आज ज़्यादा प्यारा लग रहा हूँ क्या? आँख खोलते ही उसने नज़्मा की मोहब्बत भरी निगाह पढ़ ली थी। नज़्मा ने नफ़ी में गर्दन हिला दी, वो हड़बड़ा गई थी अली के यूँ अचानक उठ जाने पर। प्यारा नहीं लग रहा? मैं सीधे उठकर बैठे उसे ज़रा बरहमी से घूरते हुए इस्तफ़सार करने लग रहे हो। अक्सर वो मेरे करीब आते ही थोड़ा नर्वस सी हो जाती थी। मुझे मज़ा आता था उसकी ये हालत देख। सिर्फ़ आज लग रहा हूँ या रोज़ लगता हूँ? मैंने सोचा मौका अच्छा है अपनी तारीफ़ मोहतरमा के मुँह से सुनने का, इसलिए शौक़ निगाहें उसके नूरानी चेहरे पर डालते हुए पूछने लगा। वो जवाबन शर्मगी से मेरे कंधे से अपना सर लगाकर शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने महसूस किया वो रोना शुरू हो गई है। मैं उसे बड़े प्यार से चुप कराने लगा। तुम खुदा की दी हुई सबसे खूबसूरत नेमत हो, जिसका मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। शुक्रिया अली, मेरे काँटों भरी ज़िंदगी को फूलों की सेज बनाने के लिए। मैं तो तुम्हारे काबिल भी नहीं, फिर भी तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। उसने रोते हुए मुझे देख कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ तुम्हारे बारे में। मैं भी खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता। खुदा जाने कौन-सी नेकी पसंद आई है उसे मेरी, जो तुम्हारी सूरत में इतना खूबसूरत इनाम दिया है उसने मुझे।
کہہ کر میں نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ 2 سال بعد خدا نے مجھے خوبصورت شہزادی سے نوازا، جس کے بعد میری فیملی کمپلیٹ ہو گئی۔ میں، میری پیاری پردے والی، میرا بیٹا حارث اور میری پیاری بیٹی نور۔ پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی پیاری سی کہانی، میں اور میری پردے والی؟